नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं लेकर आई हूं आपके लिए मैनेजमेंट के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में आना है और 25 नंबर की मैनेजमेंट आएगी। तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कंप्यूटर की भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले तो, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे एंड तक भी देखिएगा, क्योंकि हम वन लाइनर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए सेशन आगे बढ़ाते हैं और हम क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है समान पारिश्रमिक अधिनियम यानी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट कब पारित किया गया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये समान पारिश्रमिक अधिनियम क्या होता है। तो मेल्स और फीमेल्स के बीच में कहीं ना कहीं पारिश्रमिक को लेकर काफी सारा डिफरेंस रहता है, सैलरीज को लेकर डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे फीमेल्स की बात करें तो मेल्स की कंपैरिजन में उनकी सैलरी थोड़ी कम रहती है, ऐसा कुछ फील्ड्स में होता है। इसलिए इस डिफरेंसेस को इक्वल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, और ये एक्ट लाया गया था 1976 में। कब लाया गया था? तो 1976 में ये एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम, वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संरचनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये एक कथन है ना। ये जो मैंने इतना पूरा रीड आउट करके बताया, आपको रीड करके बताया है, तो ये एक कथन है। किसके द्वारा कहा गया कथन है, हमें ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये कथन है J.L. मैसी। किसके द्वारा कथन ये कहा गया है? तो ये कथन कहा गया है J.L. मैसी के द्वारा। आगे आते हैं, किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा। तो भाई किसी का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि हमें जागृत करना है, बढ़ाना है, तो ये कहलाएगा उसे प्रेरित करना, उसे इंस्पायर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है। दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम, तो ये किस प्रकार की पद्धति है, किस प्रकार की मेथड है? तो ये है वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी पद्धति है? ये है वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड। अच्छा, एक चीज और, यहाँ दोहरा लेखा प्रणाली लिखा है, ये तो मैंने आंसर बता दिया, पर ये दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है तो मैं बता देती हूँ। ये लीजर की एक मेथड होती है। इसका नाम दोहरा लेखा प्रणाली इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर किसी भी खाते की प्रत्येक एंट्री के संगत किसी दूसरे खाते में एक विपरीत एंट्री या अपोजिट एंट्री होती है। ठीक है, अच्छा ये कैसे होती है तो थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लेते हैं हमारे 100 रुपए की कमाई हुई, तो उसे यदि हमें दर्ज करना है, यदि उसकी एंट्री करनी है, तो हमें उसकी एंट्री 2 जगह करनी होगी। कैसे 2 जगह करनी होगी? 100 रुपए की कमाई हुई है अभी हमारी, तो पहले हम उसे कैश नामक खाते में 100 रुपए की एंट्री से डेबिट कर देंगे, है ना, डेबिट साइड एंट्री की जाएगी। उसके बाद हम इनकम नामक खाते में 100 रुपीज से क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे। तो ये डबल एंट्री होगी, इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है। जितना डिटेल में आप पूछोगे उतना डिटेल में पढ़ेंगे, पर जहां जरूरत होगी वहीं पढ़ेंगे। फालतू की चीजें यानी जो बहुत बेसिक चीजें हैं उसमें तो हम डिटेल में नहीं जा सकते ना, तो कुछ चीजों में तो आपको थोड़ा बहुत समझ के भी करना पड़ेगा। बाकी जहां जरूरत होगी मैं बिल्कुल वहां डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट आते हैं, विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है। विशिष्ट विवरण यानी होता है स्पेसिफिक डिटेल्स। तो क्या पूछा जा रहा है कि विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में स्पेसिफिक डिटेल क्या कहलाता है? तो भाई ये कहलाता है आपका उत्पाद मद, या कहते हैं इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट आइटम। ठीक है, क्या कहलाता है? तो ये प्रोडक्ट आइटम कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है। नियोजन मतलब प्लानिंग। अच्छा, किसी भी लक्ष्य को यदि हमें प्राप्त करना होता है तो पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ और हमें किस चीज का निर्माण करना आवश्यक है? तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का निर्माण करना उसके लिए आवश्यक है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं। वित्तीय विवरण को इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बही खाते तो आपको पता ही है लेजर कहलाते हैं। और ये दोनों खाते जो है मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो ये दोनों संबंध रखते हैं वित्तीय लेखांकन से। किससे संबंध रखते हैं? वित्तीय लेखांकन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है,
आते हैं अब हम आगे। अच्छा हाँ, इसको आगे बढ़ने से पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वित्तीय विवरण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस के लास्ट प्रोडक्ट है, अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट प्रोडक्ट है, जो अकाउंटिंग ड्यूरेशन के एंड होने के बाद ही शॉर्ट में डिटेल्स देता है। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, कंपनी के जितने भी लेन देन होता है उन सभी की शॉर्ट में डिटेल्स देता है, उन सभी की शॉर्ट में रिपोर्ट देता है। तो ये कौन देता है? तो ये वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? यदि हमें किसी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट सेल करवाना है, हमें किसी के थ्रू करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसे कुछ देना होगा। तो हम उसे क्या देंगे? हम उसे देंगे उस प्रोडक्ट पर कुछ कमीशन, है ना, परसेंट के बेस पर हम उसे क्या देंगे? कुछ कमीशन। चलो, क्रमिक प्रबंधन किस प्रकार का नया रूप है? तो क्रमिक प्रबंधन को पहले मैं बता दूं, इंग्लिश में इसे हम पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में प्लानिंग, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कल्याण, प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग, स्वास्थ्य कल्याण मतलब होता है हेल्थ वेलफेयर। तो प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कल्याण तथा सुरक्षा संबंधित समस्याओं के निदान के लिए क्रमिक विभाग या क्रमिक प्रबंधन की स्थापना की जाती है। और इसका एक नया रूप पूछा है, तो इसका नया रूप है HRM। HRM का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन प्रबंधन। चलो आगे आते हैं अब हम। यदि राम ने नगद माल बेचा तो प्रविष्टि को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इफ राम है सोल्ड कैश, तो हम इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? तो इसकी एंट्री होगी भाई कैश बुक में। कहाँ उसकी होगी एंट्री? तो इसकी एंट्री हम कैश बुक में करेंगे। नेक्स्ट आइएगा, ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, तो वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन किसी भी बेस में आ सकती है, और अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आइएगा, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? तो इसका संबंध भी HRM से है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन से है। आगे आते हैं अब हम, राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की कौन सी चुनौती है? तो यह है भाई बाहरी चुनौती। कौन सी चुनौती है? तो यह बाहरी चुनौती है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना, किस प्रक्रिया का भाग है? तो यदि कोई भी कंपनी किसी अभिनेता को चुनती है तो और अपने उत्पाद के प्रचार के लिए उसे चुनती है, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रोसेस है? तो यह कहलाती है मार्केटिंग प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विपणन प्रक्रिया, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे मार्केटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आइएगा, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? यदि मशीन को खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का व्यय है? तो यह है पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है? ये तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नोट करते चलिएगा, है ना, मैं केवल बोल भी रही हूँ, थोड़ा लिख भी रही हूँ, आप बराबर इसको नोट करके नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा। और कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछना, आपको बराबर रिप्लाई मिलेगा हर क्वेश्चन का। आगे आते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी मिनिमम वेजेस एक्ट, ये पारित किया गया था 1946 में। कब पारित किया गया? तो ये 1946 में पारित किया गया था। और भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? यदि किसी देय तिथि यानी ड्यू डेट पर अचानक से अवकाश हो जाए, छुट्टी हो जाए, तो अगली देय तिथि यानी नेक्स्ट ड्यू डेट क्या होगी? तो उसका नेक्स्ट डे होगा, यानी अगला दिन होगा। ये तो हम ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते थे ना, फिर वो उसका देय तिथि का ड्यू डेट उसका नेक्स्ट डे कहलाएगी। आगे आते हैं, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? तो यह कहलाएगी सकारात्मक प्रेरणा, पॉजिटिव प्रेरणा कहलाएगी, पॉजिटिव मोटिवेशन कहलाएगा। ठीक है, आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़ों पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो अगर इस तरह की स्थिति है तो भाई इस तरह की स्थिति के लिए जो पूर्ति होगी वो HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा पूरी की जाएगी। नेतृत्व का विशेषज्ञ सिद्धांत क्या है? तो नेतृत्व यानी लीडरशिप का विशेषज्ञ सिद्धांत कहलाएगा नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित। किससे संबंधित? नेताओं के जन्मजात लक्षण से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जब पुस्तकों की एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है
तो ये क्या कहलाता है? तो जब पुस्तकों की एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो ये जॉइंट बैंक अकाउंट यानी संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। ठीक है, JBC जॉइंट बैंक, JBA यानी जॉइंट बैंक अकाउंट कहलाता है। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, वन लाइनर क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करेंगे, या अगर आप बोलेंगे तो आप हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। पर हाँ, हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में ही लेकर चलेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा।